हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आपका करप्शन पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में हम लोग भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार से जुड़े अधिनियम तथा आंदोलन और संघर्ष का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार के स्वरूप, भ्रष्टाचार के प्रकार तथा भ्रष्टाचार के परिणाम और साथ ही इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव। और आपके लिए होंगे कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर देना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार के स्वरूप। यदि हम स्वरूप की बात करें तो हमें ये जानना है कि भ्रष्टाचार का स्वरूप कैसा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना होता हो। लेकिन हम जाने कैसे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? तो चलिए फिर देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोक पद का दुरुपयोग। मीन्स कि समाज में सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ पद प्राप्त होते हैं और उस पद से जुड़े कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उस पद का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सेकेंड है हमारा गैर कानूनी प्रक्रिया का संरक्षण। मीन्स कि हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं जो गैर कानूनी होती हैं, ठीक है। और इन गैर कानूनी प्रक्रियाओं को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा या सत्ता में पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को का संरक्षण प्राप्त होता है। तो ऐसी जगह भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा सरकारी धन का दुरुपयोग। हम देखते हैं हमारे समाज में हर जगह सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मीन्स कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा धन के रूप में बड़े बड़े बजट आते हैं, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ तक पहुँचते हैं ये उन भ्रष्ट व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कि इन सभी धन या इन सभी अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जैसे कोटे वगैरह में भी आते हैं कुछ सामान, स्कूल कॉलेज में भी बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वास्तव में उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है पैसा लेकर झूठी रिपोर्ट तैयार करना। मीन्स कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि यदि हमें किसी को परेशान करना है और या अपने काम को हमें आसानी से करवाना है, तो हम क्या करते हैं? पैसा देकर उस काम को आसान कर देते हैं या झूठी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। स्वयं को बचाने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा देकर झूठी रिपोर्ट, प्रतिवेदनों को तैयार करा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का स्वरूप है। फिफ्थ है राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण। मीन्स कि जो राजनीतिक अपराधी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए और भ्रष्टाचार के कारण उनको दंड न दे करके बल्कि उनको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। हमारा सिक्स है चुनाव में अनैतिक तौर तरीकों को अपनाना। जब भी चुनावी प्रक्रिया चालू होती है हम देखते हैं बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे जनता को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार भी है, माना जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण, इसमें हमारा सबसे पहला कारण है भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कारण। मीन्स कि इस कारण के लिए स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार है, ठीक है। हमारे जीवन में या समाज में सभी व्यक्तियों के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति नैतिक और संवैधानिक तरीके से अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। मीन्स कि जब व्यक्ति गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, भुखमरी का शिकार है, परिवार के सदस्य दो व्यक्ति की रोटी भी सही से नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से हम नैतिक आचरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत कारण से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार के आर्थिक कारण। आज के समय में हम देखें तो भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, आर्थिक कारण। और इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है भौतिकवादी जीवन दर्शन। आज का युग कंपटीशन का युग है। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण समाज में भौतिकवादी जीवन को प्रोत्साहन मिला है। व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्तिवादी हो गया है,
सभी से आगे निकल जाने की प्रवृत्ति ने व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया है। हम कुछ भी करके सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं और इसी प्रवृत्ति से समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। सेकेंड है हमारा महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि। आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षा को गलत तौर तरीके से अगर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। व्यक्ति जब तक संतुष्ट रहता है तब तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस स्तर से थोड़ा ऊपर उठता है, नए नए स्वप्न विकसित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप व्यक्ति इनकी पूर्ति के लिए भ्रष्ट मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है राजनीतिक, व्यापारिक एवं आपराधिक गठजोड़। राजनेताओं की निगाहें सदा ही अपने चुनाव पे लगी होती है, ठीक है। अतः सत्ता में रहने के लिए नेता राजनीतिक, व्यापारिक, आपराधिक गठजोड़ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, व्यापारियों से चुनाव में पैसे खर्च कराते हैं और अपराधियों के द्वारा समाज में आतंक फैलाते हैं। मीन्स कि चुनाव में आप देखते हैं कि बैलेट पेपर चुरा लिया गया, बैलेट जो मशीन होती है जिसमें वोटिंग होती है उन्हें चुरा लिया गया। तो ये सब अपराधियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा ही करवाया जाता है। और एक समाजशास्त्री है M.F. थ्रेशर महोदय, इनका मानना है कि हमारे अगर हम गौर से देखें, और उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए थे जिससे ये पता चलता है कि राजनीतिक, आपराधिक, व्यापारिक गठजोड़ व्यापक पैमाने पर समाज में है, तो जिससे भ्रष्टाचार को बड़ी हद तक प्रोत्साहन मिलता है। प्रशासनिक कारण, अगर हम बात करें प्रशासनिक कारण की, तो भारतीय प्रशासनिक संरचना में बहुत हद तक जिम्मेदार है प्रशासनिक कारण। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कानूनों की जटिलता। भारत का कानून इतना जटिल और कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर होता है। लेकिन फिर होता क्या है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो समय समय पर इन भ्रष्ट लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। और ये तो रही आम व्यक्ति की बात, अनपढ़ व्यक्ति की बात। और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कानूनी लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, और वो क्या करता है, कुछ पैसे देकर आसानी से कानून के चंगुल से निकलना चाहता है, ठीक है। तो इससे भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। लाल फीताशाही, फाइलों का लाल फीता बहुत मजबूत होता है, खुलता ही नहीं है, इसकी चाल बड़ी धीमी होती है, पर जैसे ही रिश्वत की चिकनाई इस पर लगाई जाती है फीता फिसल जाता है। मीन्स कि होता क्या है कि जो कर्मचारी तंत्र है उनके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं पैसा वसूल करने के, अनगिनत रास्ते होते हैं रिश्वत लेने के लिए, और ये क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कभी फाइल के नाम पर, कभी दस्तावेजों के नाम पर, ठीक है। तो इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ईमानदार अफसर की दुर्दशा, सिस्टम में कोई अगर ईमानदार अफसर आ भी जाता है तो सबकी निगाहों में वो चुभने लगता है। होता क्या है कि इस बेचारे अफसर को राजनेताओं के गठबंधन से उसकी पदोन्नति को प्रभावित किया जाता है, स्थानांतरण को प्रभावित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में या तो उन चीज़ों से वो व्यक्ति समझौता कर ले या फिर विरोध करे। अगर विरोध करेगा तो निकाला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर जो अफसर होते हैं क्या करते हैं, या तो आंखें मूंद लेते हैं या फिर समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला है हमारा राजनैतिक कारण। लोक जीवन में भ्रष्टाचार राजनीतिक कारणों के परिणाम स्वरूप ही सबसे अधिक प्रचलित है, प्रमुख रूप से है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो हमारा है इसमें सत्ता की राजनीति। सत्ता की राजनीति में नैतिक आदर्शों और राष्ट्रीय हितों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी स्वयं के हित के लिए राजनेता देश के हित को पीछे छोड़ देते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए खुलकर धन और अन्य हथकंडों का प्रयोग किया जाता है। जब राजनेता ही भ्रष्ट है, जब जनसेवक ही भ्रष्ट है, तो आम व्यक्तियों से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। सेकेंड है हमारा खर्चीली और दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली। आप जानते हैं कि एक MLA या एक MP के चुनाव में कम से कम 15 लाख से 20 लाख तक का खर्चा होता है, और इनका टारगेट होता है कि चुनाव जीतने के बाद हम किस तरह से इसको हम निकाल लें,
ठीक है। तो वास्तव में चुनाव में इतना खर्च एक विनियोग होता है, लाभ तो हमें क्या करते हैं, आगे कमाना है, ऐसा सोचकर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, मीन्स कि जैसे तैसे हम करके हमें अपने सारा पैसा निकालना है, और इस तरह से बड़े बड़े घोटाले होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भाई भतीजावाद, चुनाव में भाई भतीजावाद भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। लोग क्या करते हैं कि फेवर करके अयोग्य व्यक्ति को सिस्टम में ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करा दी जाती है जिनके पास कोई योग्यता नहीं होती है। ठीक है, फर्जी डिग्री वाले नौकरी पा जाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करते हैं, बेरोजगार घूमते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का। हमारा अगला है सांस्कृतिक कारण। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर देते हैं, और सांस्कृतिक कारण भी बहुत हद तक जिम्मेदार है समाज में भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए। इसमें क्या है, नैतिक मूल्यों में गिरावट, मीन्स कि भौतिकवादी जीवन व्यक्ति को नैतिक मूल्यों से गिराने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, जिससे व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है, और धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चरित्र का संकट, वास्तव में आज हमारे समाज में चरित्र का संकट है, और बहुत हद तक ये हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। चरित्र के विकास में जो भी परंपरागत हमारे साधन थे, जैसे गुरुकुल प्रणाली, जॉइंट फैमिली, नातेदारी सिस्टम, ठीक है, इन सभी का जो प्रभाव था आज के समय में क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और आज जो हमारा सामाजिकरण हो रहा है, जो भी हमारे मूल्य, जो भी हमारे प्रतिमान हैं, वो जो पुराने थे वो कमज़ोर हो गए हैं, और आज हम क्या हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे भी समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो गया है, चरित्र पर संकट उत्पन्न हो गया है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता है, और ऐसा व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला है दोषपूर्ण समाजीकरण। बचपन से हम जिस माहौल में रह आते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, वहाँ से जो हमारा समाजीकरण होता है, हम संपूर्ण जीवन हम जहाँ भी जाते हैं उसी तरह के आचरण को प्रस्तुत करते हैं। यदि हमारा समाजीकरण गलत परिवेश में हुआ है तो फिर हम समाज को वही देंगे जो हमको मिला है। तो इससे भी समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। भ्रष्टाचार के परिणाम देखते हैं, क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो देखते हैं, इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है भ्रष्टाचार से। इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो ऐसे अनैतिक क्रियाओं का जन्म हो जाता है, जैसे जुआ घर, वेश्यालय, ठीक है, वसूली, इस तरह की आदि क्रियाएं समाज में देखने को मिलती है, जिससे समाज का विघटन हो जाता है। चारित्रिक पतन, यह व्यक्तियों के अंदर चारित्रिक पतन पैदा कर देता है, निराशा एवं कुंठा को जन्म देता है, तथा व्यक्ति भ्रष्ट होकर के भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देता है। सामाजिक असमानता, सामाजिक भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक असमानता में वृद्धि हो जाती है, यानी अमीर अमीर होते चला जाता है, गरीब गरीब होते चला जाता है, और भ्रष्टाचार के द्वारा धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वार बंद हो जाते हैं, गरीब तथा अमीर के बीच की खाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये परिणाम उत्पन्न होता है। हमारा जो फोर्थ है राष्ट्र निर्माण एवं विकास में बाधक, समाज का राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लोग स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण रुक जाता है, विकास की प्रक्रियाएं बाधक हो जाती हैं। ठीक है, व्यापक असंतोष का जन्म हो जाता है, बड़े व्यापक तौर पे असंतोष से घिरे जनसमूह, और इससे क्या होता है कि बड़े बड़े आंदोलनों का जन्म होता है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार के निवारण के कुछ उपाय। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कानूनों में संशोधन करना होगा। मीन्स कि जो भी हमारे पुराने कानून हैं, जो भी ऐसे कानून जो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हैं, उनमें संशोधन करना होगा, उन्हें बदलकर नए परिवेश के अनुसार समाज में लाना होगा। तब हो सकता है कि कुछ हद तक
इस प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड है लाइसेंस और परमिट प्रणाली को समाप्त किया जाए या इसे ऑनलाइन किया जाए, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है भाई भतीजावाद, ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाए, इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए। निष्पक्ष जांच और कठोर दंड की व्यवस्था, यहाँ पे हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार के दोषियों, जो भी दोषी हैं उनकी जांच तीव्र गति से की जाए, शीघ्र किया जाए तथा ऐसे दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि दूसरे लोग उनसे सबक ले पाएँ। स्वस्थ सामाजिक परिवेश हमें बनाना होगा, हमें जो हमारे सामाजिक परिवेश है वहाँ पे नैतिक मूल्यों को बढ़ाना होगा ताकि आगे चलकर इस समस्या से मुक्ति मिल सके। राजनीतिक परिवेश का निर्माण। नेक्स्ट है चुनाव प्रणाली में सुधार। हमारा जो भी चुनाव प्रणाली है, जो भी एक खर्चीली चुनाव प्रणाली है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाया जाए, जो भी हमारी कानून व्यवस्था है, जो भी जटिल कानून प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि जो भी कर्मचारीगण है आम जनता को बेवकूफ़ न बना पाएँ। उपरोक्त सभी ये जितनी भी ऊपर की चीज़ें हैं ये सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाए तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था की जाए, तो हो सकता है कि कुछ हद तक समाज से भ्रष्टाचार को नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आप लोगों के लिए हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य ने सार्वजनिक और राजकीय क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों को क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है, भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति उसे उजागर करने से सकुचाते हैं, जानबूझकर उसे झेलते हैं और उसका दुराव करते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड, भ्रष्टाचार अंग्रेजी के लैटिन भाषा के किस शब्द की व्युत्पत्ति है जिसका अभिप्राय नैतिकता का ह्रास होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।